हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मेंस के टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस में आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं जो हमने क्लास में देखे होते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे पूरा ध्यान देंगे और बचा हुआ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव टॉपिक है। कैलकुलेशन इंटेंसिव टॉपिक है तो हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कैलकुलेशंस हम इजीली कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, कंसिडर द मैट्रिक्स fx इक्वल टू दिस, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स f of minus x is inverse of the matrix fx and statement 2 is f of x into f of y is equal to f of x plus y। ओके, तो ये बड़ी पॉपुलर सी मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स का अगर जैसे हम डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करते हैं तो वो 1 आता है और एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स है। अगर सपोज करिए आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दें 45 डिग्रीज, तो एक्चुअली ये क्या करती है, हम इसमें अगर कोई भी 3D में कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो उसको 45 डिग्री से रोटेट कर देती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे खास है नहीं। आपको इसमें क्या करना है कि f ऑफ माइनस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो पूरी जगह जहां पर भी f ऑफ एक्स फाइंड आउट हो रहा है वहां पर आप उसको माइनस साइन से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन। अब कोस ऑफ माइनस एक्स कोस ऑफ प्लस एक्स के इक्वल होता है और साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये वाला प्लस उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स। तो इस मैट्रिक्स का हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स का, और ये देखना है कि क्या वो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, एफ एक्स का जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 1, देन कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3, कोफैक्टर ऑफ 3 1, C32 and C33। okay, where Cij is equal to minus 1 to the power I plus j and minor of ij। ओके, माइनर ऑफ आई जे क्या होता है? सपोज करिए इस एलिमेंट का हमको, इधर नहीं, अगर सपोज करिए इस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? इस डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, cos x माइनस 1 cos x माइनस 0। अगर इसका हमको फाइंड आउट करना है माइनर तो ये हो जाएगा m12। m12 मतलब इस रो को एलिमिनेट कर, इस कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, इस रो को एलिमिनेट कर दीजिए। अब जो बच गई हमारे पास मैट्रिक्स, उसका हमको डिटरमिनेंट लेना है। ओके, तो माइनर हमको पता है क्या होता है माइनर, जो एलिमेंट सपोज करिए आई जे यहाँ पर लिखा हुआ है तो आई रो को एलिमिनेट कर दीजिए और जे कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, और फिर जो बचा हुआ जो हमारा जो मटेरियल है उससे एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना है और वो आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ऑलरेडी मैंने ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर ट्रांसपोज नहीं लेते तो C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 C32 C33 आता, फिर उसका हमको ट्रांसपोज लेना रहता। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने जो लिखा हुआ है वो हमारे सामने आया हुआ है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें 1 बाय 1 हर एलिमेंट का हमको फाइंड आउट करना होगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या होगा? C11। कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है जो कि आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम फटाफट देखते हैं इसको। C11 होगा इस वाले में एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि cos ऑफ x। तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको। डिटरमिनेंट ऑफ a आ रहा है, अगर इसका लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, a इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर अगर हमारे पास f ऑफ x लिखा हुआ है तो फिर डायरेक्टली हम बोलेंगे f ऑफ x का इनवर्स दैट इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज 1 और यहां पर बन जाएगा C11 का कोफैक्टर दैट इज cos x। फिर यहां पर लिखेंगे C21 का कोफैक्टर यानी कि इसका कोफैक्टर दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट i प्लस जे अगर इसमें फाइंड आउट करोगे तो एक माइनस और भी आएगा यहाँ पर, तो बाहर एक माइनस साइन। फिर यहां पर लिखेंगे C31 का कोफैक्टर यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर विद ए प्लस साइन, क्योंकि 3 + 1 इवन है, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ओके, तो ऐसे जब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एक माइनस साइन के साथ, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर तो हो जाएगा साइन एक्स और फिर -1 की पावर 1 + 2 ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा cos x, यहाँ पे 0 0 0 1।
तो आप ऑब्जर्व करिए, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर हम एफ ऑफ एक्स तो लिखा हुआ है, एक एफ ऑफ वाई भी लिख लेते हैं। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, एक्स की जगह वाई लिखना है, तो कोस वाई साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई 0 एंड 0 0 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी लेवल है, बिल्कुल कोई उसमें न्यू टॉपिक नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई। फिर इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है हमको इस पूरे कॉलम के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा बीच में माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कोस एक्स माइनस साइन वाई प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस ऑफ वाई, तो ये बन रहा है कोस एक्स माइनस ऑफ साइन वाई फिर माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस वाई। ओके, और लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे, तो वो बन जाएगा 0 0 1। तो अब आप ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स यहाँ से कि ये लिखा हुआ है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसे यहाँ पर अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ रहा है वो हर जगह ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे आएगा 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट इज 0, ऐसे यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे बन जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट लिखा हुआ है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमको फाइंड आउट करना था, दोनों मैट्रिसेस लिए उनको मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वाले पार्ट में इनवर्स फाइंड आउट करना था, तो जो इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हर एलिमेंट उस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा होता है, हर एलिमेंट हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है ए उसका कोफैक्टर लिखा होता है, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, एक कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमको बी के बारे में ऐसे गिवन है कि b1 b2 b3 वेयर b1 b2 b3 आर कॉलम मैट्रिसेस, यानी कि b1 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, b1 is equal to suppose a b c, similarly b2 is equal to p q r, b3 is equal to s t u, ऐसे करके b1 b2 b3 लिखा हुआ है। और इन सभी को अगर हम एक मैट्रिक्स में क्लब कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स बन रही है मैट्रिक्स b इक्वल टू a b c p q r s t u, ये हमारी मैट्रिक्स b है। ओके, इस क्वेश्चन में भी कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, हमको इसको प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो देखिए उसने तीन प्रॉपर्टी हमको गिवन की है, ए बी वन इज इक्वल टू दिस, ए बी टू इज इक्वल टू दिस एंड ए बी थ्री इक्वल टू दिस। प्रोसीड करने के दो तरीके हो सकते हैं। ए इंटू बी वन अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ए इंटू बी वन मीन्स मैट्रिक्स 2 0 1 1 1 0 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए, इस वाले को पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे और पहला एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे तो 2a प्लस सी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बोलेंगे a प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो लिखेंगे a प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 1 0 0। a b c तीन अननोन है और तीन अननोन में हमारे पास तीन इक्वेशन है, हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ा इजी। मैं आपको एक चीज इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे करके a b c की फाइंड आउट करेंगे, ऐसे करके पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ऐसे करके एस टी यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी बजाय एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आप इसको दूसरे मेथड से करिए। तो मैं क्लियर कर देता हूं अभी, आप एक मेथड वो वाला ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो जाएगा,
B1 इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ 1 0 0, B2 इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ 2 3 0 एंड B3 इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ 3 2 1। ओके, अब सबसे पहले हमको काम क्या करना रहेगा, हमको A इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। A इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस, तो यहां पर 0 हो गया, फिर प्लस 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू तो हो गई 1, इसको हम सिंपली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 1 ही है। ओके, तो नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू, पहले एलिमेंट में यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब यहां पर हम लिखेंगे इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। 0 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इस वाली रो को एलिमिनेट कर दो, इस वाले कॉलम को एलिमिनेट कर दो, साथ में ये 1,2 है, तो 1 + 2 ऑड नंबर है, तो एक माइनस साइन अपनी साइड से लगाएंगे, तो माइनस साइन। अब इसका कोफैक्टर हो गया 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो माइनस ऑफ 1। अच्छा, ये माइनस ना अंदर है, मतलब मैट्रिक्स से बाहर नहीं है, वो मैंने डिनोट करते टाइम पे ऐसे लिखा था। अब थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, सो यहाँ पर इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे और इससे निकलने वाला, सो -1, तो यहाँ पर बन गया -1। ऐसे करके जब आप A इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 1 2 एंड -1 1 2। तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर A इनवर्स मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब A इनवर्स मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, 0 1 0 -1 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0। तो यहां से हमारा B1 मैट्रिक्स निकल के आया। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो पहला एलिमेंट मिलेगा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा -1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा -1। ओके, यहां से फाइंड आउट करेंगे। सो सेम तरीका, A इनवर्स हम लोग यहां पर लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 0 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपको मिलेगा 2 1 -2 2 1 -2। और थर्ड वाले पार्ट में जब आप A इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको जो B3 की वैल्यू मिलेगी वो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, B3 इज इक्वल टू 3 2 1 से उसको मल्टीप्लाई कराना है, देन यू विल गेट 2 0 -1। तो फाइनली जो हमारा B मैट्रिक्स आया है, B मैट्रिक्स आ गया 1 -1 -1 2 1 -2 एंड 2 0 -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स B आ गया। अब हमको बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ B फाइंड आउट कर लेंगे, एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ B। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ B, इसको हम ट्रेस भी बोलते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स B इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। मिशन B आया है, तो यानी कि यहां से वैल्यू हो जाएगी बीटा की वैल्यू, इन तीनों को ऐड कर दो तो वैल्यू आ रही है 1। और स्टूडेंट्स जब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ B है, डिटरमिनेंट ऑफ B जब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, यानी कि 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू, आंसर हमारा बन जाएगा 28। तो ये भी एक कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपको A मैट्रिक्स पहले फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके आपको आगे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये ट्रांसपोज मैंने ऑलरेडी उसका ले लिया था, ट्रांसपोज मैंने लेने के बाद ही वैल्यूज लिखी है, तो फिर इस ट्रांसपोज को मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये हमारा A इनवर्स है। A इनवर्स को 3 इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको B1 B2 B3 मिल जाएगा और ये हमारा मैट्रिक्स B मिल जाएगा। मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हमको आता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, और मैट्रिक्स B का ट्रेस हमने देखा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, तो वो उसकी वैल्यू 1 है। आंसर हमारा आ गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है कि कोई हम सिली मिस्टेक ना कर दें, बाकी सब कुछ ठीक है। अब इस वाले में क्या रहेगा, तो वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म होगी, वहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अब हमको ये बताना है कि वो अल्फा की वैल्यू कौन से इंटरवल में आ रही है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेशल थिंकिंग नहीं लग रही है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन हमेशा आसान ही आते हैं।
इसको ओपन करना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ज्यादा कुछ सोचे ना, रो 1 के अलोंग ओपन कर दें, ठीक है। लेकिन एक मेथड इसमें ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमको एक एलिमेंट 0 मिल रहा है तो हम इसको ओपन कर देते हैं इस वाली रो के अलोंग। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 2 अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इंटू अल्फा प्लस 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 3/2। स्टूडेंट जहां पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वहां पर आप वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड स्पीड में कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो 3 अल्फा प्लस 1 माइनस साइन के साथ, और यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस बाय 2, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1/3 माइनस अल्फा माइनस 3/2। तो ये बन जाएगा हमारा 2 अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 माइनस 1/3 अल्फा प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा से अल्फा कैंसिल 1/3 माइनस बाय, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 इधर हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 इज 5 डिवाइड बाय 6 टाइम्स अल्फा प्लस ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पर हो जाएगा अगेन 2 माइनस 3, 3 3 जा 9, तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 बाय 6 3 अल्फा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमको गिवन है कि ये 0 के इक्वल है, ऑलराइट। तो इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5/2 अल्फा प्लस ये लिखा हुआ है 7/6, 3 2 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 7 3 21/6 अल्फा एंड प्लस 7/6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से बनेगा 5 अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस 5 अल्फा बाई 2। अच्छा, इसको ऐड करना है दोनों टर्म्स को, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो जाएगा, और अगर 15 को हम ऐड कराएं 21 में तो 15 और 21 हो जाएगा यहाँ पे 6 और 36 डिवाइडेड बाय 6 अल्फा प्लस 7/6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 10, ऑलराइट। तो 2 इंटू 10 है तो इसको हम 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं बड़ा इजीली, तो यहाँ से बन जाएगा माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा 70 माइनस 70 होल डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट्स अब जब आप इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आप आगे सिंप्लीफाई कर लेना और फिर यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा बी के इक्वल। ओके, अगेन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें सिंपली इसको इस लाइन के अलोंग इस वाले थर्ड वाले रो के अलोंग ओपन कर दीजिए और यहाँ से 2 अल्फा प्लस 3 ऐसे करके आपने एक्सपेंड किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बड़ा ही आसान है, आप कॉन्सेप्ट पर बस ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रूट बन जाएंगे समथिंग -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2a, ऐसे कुछ करके इसका आंसर आता है, तो वहां से आंसर मिल जाएगा आपको -3 और 0 के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है और 2 टाइम्स ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट लेके होल क्यूब लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर हम k मल्टीप्लाइड बाय a ऐसे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और हम k को बाहर निकालना चाहते हैं तो k की पावर n बाहर आता है मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके स्टूडेंट्स, जब एक मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, डिटरमिनेंट लिया हुआ है और इसको हमको बाहर निकालना है तो बाहर आता है k टू द पावर n और फिर डिटरमिनेंट ऑफ a। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, k टाइम्स ऑफ a22, k टाइम्स ऑफ a23, k टाइम्स ऑफ a31, k टाइम्स ऑफ a32 एंड k टाइम्स ऑफ a33। तो जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो हर एक एलिमेंट उसमें k से मल्टीप्लाई होता है।
लेकिन जब हम लोग डिटर्मिनेंट में k कॉमन निकालते हैं तो हर रो में से एक k कॉमन आता है। तो यहां से जब हम लोग कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो कॉमन हमारे पास k क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर जो n है, n इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A और इसका होल क्यूब लिखा हुआ है, तो मैं जब यहाँ से 2 को बाहर निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ A से, तो 2 टू द पावर 3 बाहर आएगा। ओके, और पूरे की पावर भी 3 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 21। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 9 डिटरमिनेंट ऑफ A होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 21। सो डिटरमिनेंट ऑफ A होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 बाय 4 3, दैट इज 4, दैट इज इक्वल टू 16 के इक्वल आ रहा है। नाउ उसने बोला हुआ है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू Z, देन A वैल्यू ऑफ अल्फा इज। यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट ऑफ A, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स इसका एक सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अल्फा इक्वल टू 4 रख दीजिए और बीटा इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। दूसरा सोल्यूशन ये हो जाएगा अल्फा को 5 रख दीजिए, बीटा को 2 रख दीजिए, तो 5, अच्छा बीटा को 3, तो 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 16। तो अल्फा की एक वैल्यू 4 दिमाग में आ रही है और एक वैल्यू 5 दिमाग में आ रही है, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि एक वैल्यू हमारी 5 भी पॉसिबल है। जब अल्फा 5 है तो बीटा की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, हमने अप्लाई कर दिया। आगे मूव करते हैं। Let A be a square matrix such that A into A transpose is equal to identity, then हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ओके, ये कुछ सेलेक्ट हो गया, चलो ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा आपको। तो स्टूडेंट्स हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाफ ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस A ट्रांसपोज होल स्क्वायर प्लस A माइनस A ट्रांसपोज होल स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू A इंटू A प्लस A ट्रांसपोज होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A ट्रांसपोज होल स्क्वायर प्लस A इंटू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इंटू A। ओके, आपको पता ही है कि जो मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, तो हम मोस्ट जनरल केस में ऐसे लिखेंगे दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल A प्लस A इंटू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इंटू A। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने गिवन हमको किया हुआ है कि A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी आई है, तो अगर स्टूडेंट्स हम इसमें A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगी, तो कोई इशू नहीं है। यहां से हम इन दोनों को ऐड करके 2 इंटू A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, फिर प्लस A स्क्वायर प्लस A ट्रांसपोज स्क्वायर, फिर माइनस A इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू। ओके, तो यहां से इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर हमारा बन जाएगा 2A स्क्वायर, तो हाफ इंटू A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A ट्रांसपोज का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू A इंटू 2 इंटू A स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू A इंटू 2 इंटू A ट्रांसपोज होल स्क्वायर। तो यहां से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा A इंटू A प्लस यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, A इंटू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब हमको मालूम है A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल लिखा हुआ है। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो, अच्छा चलिए इसी को आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा A क्यूब प्लस ये आइडेंटिटी हो गया प्लस A ट्रांसपोज हो गया, तो सिंपली आंसर हमारा आ गया ऑप्शन, ठीक है। इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, एक्सट्रीमली सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए मैट्रिक्स A गिवन है और एक मैट्रिक्स P गिवन है, और दोनों मैट्रिक्स का हमको दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और अब हमको इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हाँ इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने का ये है कि P इनवर्स इंटू A इंटू P, ओनली P, एंड देन -2 इंटू आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इस वाली क्वांटिटी का डिटरमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है।
ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि आप p का इनवर्स फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद वैल्यू को इसमें पुट करें, फिर इसको पूरे को 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बजाय एक सिंपल मेथड ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं p इनवर्स इंटू p, तो उससे कुछ टर्म्स हमारे पास कॉमन आ जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं p इनवर्स इंटू a इंटू p माइनस 2 इंटू p इनवर्स इंटू p और उसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ से पूरे से हम p इनवर्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा AP। अच्छा, एक साइड से हम P इनवर्स कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से स्टूडेंट्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं P को। लेफ्ट हैंड साइड से हमने P इनवर्स को कॉमन लिया, राइट हैंड साइड से हमने P को कॉमन लिया, तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी। यहाँ पे केवल A बचेगा और A के साथ माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर पूरे का डिटरमिनेंट। हमने प्री मल्टीप्लीकेशन से P इनवर्स को कॉमन लिया हुआ है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन से P को कॉमन लिया हुआ है। ओके, ऑर्डरिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। That is equal to determinant of P inverse multiplied by determinant of A minus 2 times of identity multiplied by determinant of P। तो यहाँ पर determinant of P inverse और determinant of P तो कैंसिल हो जाएगा और केवल वैल्यू बचेगी determinant of A minus of 2 times of identity। A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो मैट्रिक्स A में अगर हम 2 आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 0। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है 1 2 11, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है, यहाँ पे हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 0 माइनस 33, फिर प्लस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 36। सो दैट इज इक्वल टू, हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से 69। अब स्टूडेंट्स उसने हमसे बोला हुआ है कि इसमें जो इसकी जो वैल्यू आएगी उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि 69 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो 69 के प्राइम फैक्टर्स एक तो हो गए 3 और एक हो गया 23, तो इन दोनों का सम अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26। आई होप एकदम इजी लगा होगा आपको क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें सोचने का ये था कि भाई डायरेक्ट तो देखो मल्टीप्लाई हम करने वाले नहीं है, P इनवर्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। तो एक आइडिया इसमें ये लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दो P इनवर्स इंटू P से, वहां से टर्म्स ऐसे कॉमन आ रही है और ये P इनवर्स से P कैंसिल हो रहा है और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एनडीए में भी पूछा जाता है। ये एक और हमारे पास लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेंथी है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, fx एक मैट्रिक्स हमको गिवन है और हमको हाफ टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट का हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो ये इसमें हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसी एक डिटरमिनेंट का अगर हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या तरीका रहता है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ax bx cx dx ex fx gx hx ix। सपोज करिए ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है कैपिटल D ऑफ x, ए बी सी डी एफ जी एच आई, तीन सारे ऑल 9 एलिमेंट्स जो हमारे वो x का फंक्शन है। अब हमको फाइंड आउट करना है इसमें d डैश x। तो d डैश x फाइंड आउट करने का क्या तरीका रहेगा? तो स्टूडेंट्स इसमें ये तरीका होता है कि पहले आप एक रो को डिफरेंशिएट करो, बाकी 2 रोज एज इट इज, बाकी 2 रोज एज इट इज, फिर आप बीच में लगाइए प्लस साइन, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज, और फिर प्लस साइन बीच में लगा के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे एज इट इज, आप इसमें लास्ट वाली रो को डिफरेंशिएट। ओके, यानी कि पहले इस वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 2 रोज एज इट इज, फिर इस वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 2 रोज एज इट इज, फिर इस वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 2 रोज एज इट इज। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसमें कि पहले इस वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों कॉलम उनको अनटच छोड़ दो, फिर इस वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बचे दो कॉलम्स हैं उनको अनटच छोड़ दो, बीच में लगाएंगे हम प्लस साइन। तो यानी कि इसको जब हम d डैश x फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारे पास 3 डिटरमिनेंट्स बनेंगे। ओके, या तो आप रो के अलोंग डिफरेंशिएट करना चालू करिए या फिर कॉलम के अलोंग डिफरेंशिएट करना चालू करिए। एक बार में एक ही रो को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर एक ही कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कॉलम के अलोंग डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया तो तीनों कॉलम्स को ही डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार रो कॉलम को डिफरेंशिएट करिए अगली बार रो को डिफरेंशिएट करिए। नो, या तो रो के अलोंग या फिर कॉलम के अलोंग डिफरेंशिएशन इसमें करना चालू करेंगे। अब देखिए fx हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है
लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा फंक्शन है, यहाँ पर भी बड़ा फंक्शन है, यहाँ भी बड़ा फंक्शन है, और आप अगर किसी भी रो या कॉलम के लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम हम इसमें ये कर लेते हैं कि रो 2 को रिप्लेस कर देते हैं रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को रिप्लेस कर देते हैं रो 3 माइनस रो 1। तो एफ एक्स हमारा क्या बनेगा, 2 कोस पावर 4x 2 साइन पावर 4x 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x एज इट इज। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। ओके, अब जब हम लोग f डैश x फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो इनका डिफरेंशिएशन 0, तो पहले रो को बस डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा 8 कोस टू द पावर, अच्छा इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखता हूं मैं, तो 2 कोस की पावर 4x इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 कोस टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 कोस क्यूब x, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, फिर 2 साइन टू द पावर 4x, तो 8 साइन क्यूब x इंटू कोस x, इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन 2x इंटू कोस 2x इंटू 2। ओके, यहां पर 3 0 -3 0 3 -3, प्लस में पहला जो रो है उसको एज इट इज रखेंगे, पहले रो को एज इट इज, दूसरे रो का डिफरेंशिएशन, तीनों कांस्टेंट टर्म्स है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ये भी एज इट इज, फिर प्लस ये वाली एज इट इज, ये वाली एज इट इज, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 है, तो f डैश x हमारा आ गया केवल और केवल फर्स्ट डिटरमिनेंट के इक्वल। हमसे बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करके वैल्यू को x की वैल्यू को 0 पुट करना है, फिर पूरे को 5 से डिवाइड करना है। तो जब डिफरेंशिएट करके इसमें आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ओवरऑल फंक्शन 0 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे बेस्ड, सॉरी, एक हमारे पास क्रैमर रूल करके होता है, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड हर साल क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में कंपल्सरीली हर साल एक क्वेश्चन क्रैमर रूल पे बेस्ड आता है। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्रैमर रूल पे बेस्ड है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्रैमर रूल के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो क्या होता है क्रैमर रूल, उसको समझते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, हमारे पास अगर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सॉरी 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अभी हम बात करके चलते हैं कि वो 3 वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो उसमें सपोज करिए यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, और इसका कोफिशिएंट है a1, इसका कोफिशिएंट है b1, इसका कोफिशिएंट है c1, और सभी की वैल्यू आ रही है d1 के इक्वल। एक इक्वेशन लिखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एक है a3x प्लस b3y प्लस c3z दैट इज इक्वल टू d3। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन 3 वेरिएबल। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू b, where A matrix is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। X जो है वो है X, Y, Z, और B है हमारे पास B1, B2, B3। ओके स्टूडेंट्स, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 and D1, D2, D3 all are constants. X, Y and Z all are variables. Now जब आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ओके, डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है इसका अगर आप डिटरमिनेंट ले लेंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स स्टूडेंट्स
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां पर एक्स वाई जेड B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, एक्स वाई जेड से रिप्लेस नहीं करेंगे, D1 D2 D3 से रिप्लेस करेंगे। यहां पे D1 D2 D3 ये हमारा डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है तो वो बन जाएगा, इस वाले कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए D1 D2 D3 से, तो A1 A2 A3 एज इट इज, D1 D2 D3 और यहां पर C1 C2 C3, और इसका डिटर्मिनेंट हमको लेना है, इसका डिटर्मिनेंट हमको लेना है। तो डेल्टा जेड हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहां पर D1 D2 D3 इस पूरे का डिटर्मिनेंट। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया इन 3 वेरिएबल्स। अब इसके बाद यहां पर होता क्या है, आप ऑब्जर्व करिए, सपोज स्टूडेंट्स अगर हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करें, अच्छा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा, अब हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर सपोज करिए कि डेल्टा नॉन जीरो है, अगर डेल्टा नॉन जीरो है स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको एक नॉन जीरो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कुछ भी हो सकता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कुछ भी वैल्यू ले सकता है, चाहे जीरो चाहे नॉन जीरो, हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स वाई और जेड की हमको यूनिक वैल्यू मिलेगी और सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि सिस्टम का इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। इस केस में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऑलराइट, यूनिक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट केस है, अगर डेल्टा हो गया जीरो, अगर डेल्टा जीरो हो गया और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों के तीनों जीरो हो गए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों के तीनों जीरो हो गए, तो भी हमको एक्स वाई और जेड के सॉल्यूशंस मिलेंगे और सिस्टम को हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। लेकिन इस बार कंसिस्टेंट के साथ साथ स्टूडेंट सिस्टम के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर डेल्टा जीरो है एंड एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, अगर इन तीनों में से एक भी नॉन जीरो मिल गया तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्रैमर्स रूल है। अब इस क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, आप तीनों क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, अभी हमारे पास टाइम रहेगा तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पहले हम न्यू कॉन्सेप्ट्स जिसमें हम सीख सकते हैं उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्रैमर्स रूल होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एक इसमें स्पेशल केस भी आप देख सकते हैं, स्पेशल केस जब स्टूडेंट्स हमारा D1 D2 D3 ये तीनों के तीनों जीरो हो जाए। क्रैमर्स रूल में एक स्पेशल केस भी है, जब D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। तो जब तीनों की वैल्यू जीरो होगी स्टूडेंट्स, तो एक बात तो पक्का पता है कि डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा जेड भी जीरो हो जाएगा। ओके, अब अगर हमारा डेल्टा नॉन जीरो आया तो हमको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो। सिस्टम हमारा होगा कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन कौन सा है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो। अगर डेल्टा आ गया हमारा जीरो के इक्वल तो हमको एक्स वाई और जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। सिस्टम हमारा अब भी कंसिस्टेंट होगा, यानी कि जब D1 D2 D3 है तो हमारा सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा, या तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि 0 0 0 है, या फिर हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब D1 D2 D3 होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। ओके, और जब D1 D2 D3 में से कोई एक भी नॉन जीरो होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर हमारा क्रैमर्स रूल होता है कंप्लीट।
अच्छा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। ओके, अब बोल रहा है सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने का मतलब है कि डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा x इक्वल टू 0, डेल्टा y इक्वल टू 0 एंड डेल्टा z इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर लैम्डा प्लस 2 म्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें देखते हैं मैट्रिक्स ए क्या बन रही है। तो मैट्रिक्स ए या फिर सीधा डेल्टा ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 2 3 1 4 3 लैम्डा, इसकी वैल्यू 0 की, क्योंकि हमारे सिस्टम के कैसे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसी भी एक रो या कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो, चाहो तो इन्हीं दो रो को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो फिर उसके बाद एक्सपेंड कर दो, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस, अच्छा 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो यहां से बना माइनस ऑफ लैम्डा, फिर माइनस 3 प्लस 8 और यहां से बन जाएगा माइनस 6 यानी कि माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से लैम्डा हमको मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 13, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13। ओके स्टूडेंट्स, तो लैम्डा की वैल्यू हमको सिंपली यहां से मिल गई। अब हम लोग एक काम करते हैं कि देखो हमको चाहिए म्यू की वैल्यू, तो हम डेल्टा z का यूज कर लेते हैं। डेल्टा z का जब हम लोग यूज करेंगे तो 1 2 4 कैलकुलेशंस आप एक बार चेक कर लेना। कई बार बोर्ड में हम लोग ऐसे लिखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इधर उधर मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज आई थिंक वैल्यूज करेक्ट आएंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 9 और म्यू, तो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये भी 0 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू 3 म्यू माइनस 27 माइनस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 36 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा बन जाएगा 3 म्यू माइनस 4 म्यू दैट इज माइनस ऑफ म्यू, माइनस 27 प्लस 72 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इंप्लाइज दैट माइनस म्यू और यहां से बन जाएगा माइनस 57, माइनस का 57 और प्लस का 72, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू यहां से आई स्टूडेंट्स 15 के इक्वल। अब म्यू जब 15 हम इसमें पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस लैम्डा की वैल्यू पुट कराएंगे माइनस 13, तो माइनस 13, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 के इक्वल। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 17। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस गिवन थे, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 होंगे, साथ में डेल्टा भी 0 होगा। डेल्टा 0 पुट करने से वैल्यू 0 आ गई। अब आपको इसमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये दोनों भी 0 हम पुट करके देखेंगे क्या, नो नीड एट ऑल, नो नीड एट ऑल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हो तो इनमें से कोई एक सॉल्व करके देख लीजिए, अदरवाइज नो नीड। चलिए सीरियल वाइज चलते हैं। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। आई थिंक इसके बाद हाँ, ये वाला भी क्रैमर्स रूल पे बेस्ड है। इस वाले केस में देखिए सारे के सारे आपसे आंसर वेरीफाई करा लेगा। बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसके लिए ये इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या है, कंसिस्टेंट होने के लिए क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा भी 0, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0 और डेल्टा जेड भी 0। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होने के लिए डेल्टा तो 0 आना चाहिए और एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए, कोई भी एक नॉन जीरो आना चाहिए। ऑलराइट, नाउ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए भाई डेल्टा नॉन जीरो आना चाहिए। ओके,
कंसिस्टेंट होने के लिए डेल्टा नॉन जीरो भी आ सकता है, या फिर अगर डेल्टा जीरो आ रहा है, अगर डेल्टा मतलब इनफाइनाइट वाली भी कंडीशन लगा देंगे और यूनिक सॉल्यूशन वाली भी कंडीशन लगा देंगे। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम बोलेंगे डेल्टा इज नॉन जीरो, स्ट्रिक्टली हम बोलेंगे डेल्टा इज नॉट जीरो। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर इसमें डी आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके देखा था। आप बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्रैमर्स रूल को आप अप्लाई करेंगे, तीनों एग्जांपल तीनों ऑप्शंस की सारी कंडीशंस पुट करेंगे, फोर्थ ऑप्शन में आप फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम यूनिक होने के लिए ये वाली कंडीशन फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If the system of linear equations this has infinitely many solutions, once again स्टूडेंट्स देखिए, आप ऑब्जर्व करिए कि एक साल में 3 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आ ही गए क्रैमर्स रूल से उठ के 3 अलग अलग सेट्स में। If the system of linear equations has infinitely many solutions, दोबारा से बोल रहा है infinitely many solutions के लिए, तो डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो और डेल्टा जेड भी जीरो, ये वाली कंडीशन जब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और फिर एफ डैश जीरो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का यूज करेंगे। एफ ऑफ जीरो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0 1 0 2 0 6 और यहाँ पे 0 4 -2। इसका डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एफ डैश एक्स जब हमको फाइंड आउट करना रहेगा तो एफ डैश एक्स में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको कोई भी टेक्निक अभी नजर आती हुई नहीं लग रही, तो हमको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स में पहले इस वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, 3x² 4x 3, बाकी दो रोज एज इट इज, 3x² + 2 2x x³ + 6 x³ - x 4 x² - 2, बीच में प्लस साइन। अब पहली रो एज इट इज, पहली रो एज इट इज 2x² + 1 और 1 + 3x। अब स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करेंगे हम सेकंड रो को। ओके, तो सेकंड रो का डिफरेंशिएशन 6x 2 और 3x²। अब थर्ड वाली रो एज इट इज रहेगी इस वाले केस में, तो यहां पर हो जाएगा x³ - x और यहां पर और x² - 2। ओके, फिर बीच में प्लस साइन। अब ये वाली दो रोज हमारे पास एज इट इज रहेंगी, लास्ट वाली रो को डिफरेंशिएट करना है, 3x² 0 2x। देखिए, अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको पूरा स्टेप्स लिख के चल रहा हूँ। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, हम सीधा fx को लिखेंगे, f डैश x हम मन ही मन में कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब x की वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से बनेगा f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 0 0 3 0 0 3, यहाँ पे बनेगा 2 0 6, यहाँ पे बनेगा 0 4 एंड -2 प्लस 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 0 1 1 0 2 0 0 4 -2 प्लस, इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी 0 1 0 2 0 6 और यहाँ पे बन जाएगा 0 6। ओके, 3 डिटरमिनेंट्स हैं, तीनों डिटरमिनेंट्स को हमको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, पहले वाले डिटरमिनेंट को देखिए 3 के लॉन्ग ओपन करेंगे तो 3 × 4 = 8 8 3 = 24, फिर इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, सारी की सारी टर्म्स 0 हो रही है, प्लस 0 प्लस इस वाले डिटरमिनेंट को 1 के लॉन्ग ओपन करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 × 0, तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है 0। तो f डैश 0 कितना आ गया 24, इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू आ रही है 24 और इस वाली क्वांटिटी के साथ 2 मल्टीप्लाइड हमको करना है और फिर उसको ऐड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 × -2, बाकी सारी टर्म्स 0, तो ये बन जाएगा 2 2 4 और यहाँ से बन जाएगा 2 × 4 + 24, तो आंसर हो जाएगा 8 + 24 दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 32। 4 2 8 × 32। तो आप इसमें एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशंस को चेक कर लेना, आई थिंक इसमें 32 बन रहा है, जरूर हमने कोई छोटी मोटी मिस्टेक करी होगी इसमें। तो 3 × 4 2 8 × 24 बन रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 0 × 0 बन रहा है और ये 0 आ रहा है और f डैश ऑफ 0 अगर 0 1 0, अच्छा ये वैल्यू बन रहा है, ये देखो कैलकुलेशन मिस्टेक भी पता चल गई बड़ी आसानी से। तो इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करनी है, यहाँ पर आएगा 1 के।
तो आप इसको कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सो -4 फिर +1 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 4 टू द 8, तो इसमें प्लस एक 8 और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 12 यहाँ से, तो 2 इंटू 4 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 24। सो आंसर आ जाएगा हमारा 24 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 48। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा एक। ओके, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मूला याद रखने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका फॉर्मूला याद करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से जाइए, तो बेसिक हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बाहर आएगा मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो यानी कि स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ओके, तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया। अभी हमको क्या काम करना है कि एक में ए की जगह रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, ए को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो यहाँ पे बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ A that is equal to determinant of adjoint of A power n-1, determinant of A power n-1। और हमको पता है कि determinant of A की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, पूरे की पावर तो n-1 लिखा हुआ है, और determinant of adjoint of A that is equal to determinant of A की पावर n-1। तो स्टूडेंट्स यहां से हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू n-1, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 पूरे की पावर 2। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्लास में भी इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आप सपोज करिए यहाँ पर लिखें एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 पूरे की पावर। ओके, यहाँ पर 2024 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूरे की पावर n-1 पूरे की पावर 2024। ऑलराइट स्टूडेंट्स, n क्या है, n हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है, n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 की पावर 2024। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे टाइम सेव करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए लिखी हुई है, मैट्रिक्स बी लिखी हुई है, और मैट्रिक्स सी की वैल्यू हमको गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अब हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप या तो कोई शॉर्टकट टेक्निक लगा भी सकते हैं, बाकी इसमें कोई खास बड़ा है नहीं क्वेश्चन, तो आप इसको डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो a इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहां से हम बोलेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। अब हमको पता है कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करें या फिर डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, सेम सेम ही आएगा। तो यहां से हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b। अब डिटरमिनेंट ऑफ a हमको फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा इसकी वैल्यू दैट इज √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। अब इसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो वो ऐसे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर यानी कि 3 टू द पावर 4 हो गया, और 3 टू द पावर 4 कितना होता है 729। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 729। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 4 नहीं, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 इज 720। माइंड में सही सोच रहा था, लिखने में गलत लिखा, अभी सही है। 3 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो टोटल हो गया 3 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू योर 729। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन में देख लिया।
अब ये लिखा हुआ है कि भाई ए मैट्रिक्स ए के इसके इक्वल गिवन है, तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से निपटा देते हैं। तो देखिए A is equal to identity matrix minus 2 into m transpose, where m is a real matrix of order 2 such that m transpose into m is equal to identity. अब lambda एक रियल नंबर है such that ax is equal to lambda x holds for some non-zero value. Okay students, तो यहां से अब हमको फाइंड आउट करना है then sum of the possible values of squares of lambda. Okay, तो यहां से अब हम एक काम ये करते हैं कि a square is equal to a into a, that is equal to identity minus 2 into m transpose into identity minus 2 into m transpose. ओके, अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिटी माइनस 2m ट्रांसपोज माइनस 2m ट्रांसपोज माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4m इंटू एम ट्रांसपोज m इंटू एम ट्रांसपोज. ओके, तो नाउ हमको मालूम है कि m इंटू एम ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी है, तो यहां से ये बन जाएगा आइडेंटिटी माइनस 2 आइडेंटिटी माइनस 2 आइडेंटिटी प्लस 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा. तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. ओके, यहां तक एकदम क्लियर है. नाउ दूसरी बात, अब हमको ये भी गिवन है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x है, दोनों तरफ आप एक a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से बन जाएगा a स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a इंटू एक्स. लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो a से पहले मल्टीप्लाई करो चाहे a से बाद में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ a स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी की इक्वल है, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू लैम्डा a इंटू एक्स, x इज इक्वल टू लैम्डा a इंटू एक्स. अब एक बात आप ये भी बोल सकते हैं कि लैम्डा इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू हमको पता ही है कि लैम्डा एक्स के इक्वल है, तो लैम्डा इंटू एक्स, तो यहां से आप बोलेंगे x इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स, x इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स. ऑलराइट, अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहां से 1, तो बोलेंगे या तो लैम्डा हो सकता है +1 या फिर लैम्डा हो सकता है -1. दोनों पॉसिबल वैल्यूज को हमको स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां से हमारा 2. ओके, एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड है. ठीक है, जब भी a स्क्वायर वैल्यू आप फाइंड आउट करें, a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, फिर यहाँ से ax इक्वल टू लैम्डा x है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स की 2 आइगन वैल्यूज हैं, एक 1 और एक -1. आगे हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो वहां से भी वैल्यू आ रही है 1 और -1. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली.